नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से राघोबा अपने आप को पेशवा बनाने के लिए 1775 ईस्वी में जो मुंबई का गवर्नर है उसके साथ में सूरत की संधि करता है, और जिसमें प्रावधान रहता है मुख्य तौर पर कि जो राघोबा है उसको मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया जाएगा। इसके बदले पेशवा बहुत सारी शर्तें यहाँ पर मुंबई गवर्नर की मानेगा। तो यहाँ पर ये संधि ही शुरुआत मानी जाती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। उससे पहले हम पढ़ते हैं पिंडारियों के बारे में। तो पिंडारी कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य दिनों में पिंडारी लूटपाट का काम करते थे। बाकी दिनों में मराठों की सेना में सैनिकों का कार्य भी करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, कर्नल हिस्लॉप के समय 1817-18 ईस्वी में पिंडारियों का दमन यहाँ पर किया गया। तो पिंडारी जो थे वह पार्ट टाइम सैनिक थे और भाड़े के सैनिक भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये मराठे सेना की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। लेकिन मराठा साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो इनके पास में कुछ काम नहीं बचा, तो फिर इनके विद्रोह शुरू हो जाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मध्य भारत में ठगों का भी दमन किया था, और इसके लिए ठगों के दमन के लिए स्लीमन के नेतृत्व में यहाँ पर अभियान भेजा गया था। देखिए, पिंडारी मराठों के सहायक सैनिक थे और सहायता के बदले लूट का 25% भाग ये मराठों से लेते थे, और इस भाग को क्या कहते थे? इसे कहते थे पलपट्टी। क्या कहते थे? पलपट्टी। अब देखिए, पतलाम पेशवाओं के काल में विधवाओं के पुनर्विवाह पर लगने वाला कर था, और मोडी लिपि पेशवाओं के काल में मराठों के अभिलेख मोडी लिपि में लिखे जाते थे। किसमें? मोडी लिपि में। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की यहाँ पर से शुरुआत हम करते हैं। 1775 से 1782 ईस्वी तक तकरीबन 7 वर्षों तक यह चलता है, और बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स होता है। पेशवा होता है माधवराव सेकंड। कौन होता है? माधवराव सेकंड। अब युद्ध के कारणों की अगर हम बात करें तो राघोबा की पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा। राघोबा, जिसे रघुनाथ राव भी कहते हैं, और फिर बाद में चलकर हम देखते हैं कि जो 1796 से 1818 ईस्वी तक इसी राघोबा का बेटा बाजीराव सेकंड पेशवा बनता है। अब बम्बई की कंपनी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मराठा प्रशासन में हस्तक्षेप एक कारण होता है, और वह हस्तक्षेप किसके कारण होता है? रघुनाथ राव के कारण। अब दोस्तों, यहाँ पर इस समय बम्बई काउंसिल का अधिकारी था हारनवी। तो जो सूरत की संधि करने वाला कौन है? वह है हारनवी। तो सूरत की संधि मार्च 1775 ईस्वी में होती है रघुनाथ राव और बम्बई काउंसिल के मध्य। तो यहाँ पर संधि की शर्तों की अगर हम बात करें तो कंपनी अपने 250 प्रशिक्षित सैनिकों की सहायता से राघोबा को पेशवा बनाने में सहयोग करेगी। बदले में कंपनी को सालसेट एवं बहसीन के क्षेत्र, जो मराठों ने 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से जीता था, तथा सूरत एवं भरूच का भू राजस्व दिया जाएगा। तो इन्हें कुल मिलाकर बंदरगाह क्षेत्र से ही मतलब था, क्योंकि इन्हें वो सारे माध्यम चाहिए था जो इनके व्यापार को आसान बना सके। यहाँ पर पेशवा बनने के बाद मराठों की विदेश नीति कंपनी की सहायता से संचालित होगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो बेलेजली है, बेलेजली की सहायक संधि लागू होने से पहले ही ये जो बम्बई के गवर्नर हैं वो यहाँ पर सहायक संधि लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बेलेजली तो आता है 1798 से 1805 तक के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे कई वर्ष पहले ये यहाँ पर इस तरह की शर्तें रख रहे हैं। बम्बई के अधिकारियों ने रघुनाथ राव के समर्थन में कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में सेना भेजी। अररास का युद्ध मई 1775 ईस्वी में होता है, और यहाँ पर राघोबा कीटिंग की सेना ने पुनः दरबार के नेतृत्व में जो मराठा सेना थी उसको पराजित किया, और यह युद्ध अनिर्णित रहा। कुछ लोग मानते हैं कि मराठे जीते और कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेज जीते।
अब किसी को स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि अनिर्णित रहा। इस युद्ध के बाद बड़ौदा के गायकवाड़ अंग्रेजों के मित्र बन जाते हैं और आगे किसी भी युद्ध में मराठों की ओर से भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं, जो बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, इनके जो संस्थापक है वो मराठा सरदार ही है और मराठों के सहयोग से ही उन्हें वह राज्य मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद वह मराठों का सहयोग यहाँ पर भी नहीं करते हैं। बम्बई के अधिकारियों द्वारा मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स नाराज होता है और उसने युद्ध रुकवाने के लिए उपटन के नेतृत्व में बंगाल से सेनाएं भेजी। अब इसके बाद में देखिए कि जिसने मराठों के साथ मई 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि देखिए दोस्तों कि ये ऐसी होती है कि ये पराजित हो जाते हैं बम्बई की सरकार। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक संधि होती है अंग्रेज़ों के लिए। अब जब ये अपमानजनक होती है तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है वारेन हेस्टिंग्स। वो यहाँ पर क्या कहता है कि भैया हमसे पूछ के इन्होंने युद्ध नहीं किए हैं और हम यहाँ पर इस संधि को नहीं मानेंगे, और अगर धोखा से जीत जाते तो फिर कहते कि भाई गुप्त रूप से हमने हाँ कह दी थी। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि की शर्तों को समझते हैं तो कंपनी ने माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया। कंपनी राघोबा को सहायता नहीं देगी और बदले में कंपनी को सालसेट का क्षेत्र और 12 लाख रुपए हर्जाना यहाँ पर किसको, मराठों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर्जाना भैया ये खुद दूसरों से वसूलते हैं और यहाँ पर इन्हें हर्जाना मिल रहा है किसको देना पड़ रहा है, मराठों को। तो मराठों ने राघोबा को 25,000 की पेंशन देकर कूपर गांव की जागीर दे दी। पुरंदर की संधि से नाखुश होकर बम्बई के अधिकारी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वारेन हेस्टिंग्स के हस्तक्षेप की शिकायत की, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुंबई के अधिकारियों का पक्ष लिया और वारेन हेस्टिंग्स की लिखित में शिकायत की। इससे प्रेरित होकर बम्बई के अधिकारियों ने जनवरी 1778 ईस्वी में तेलगांव का युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में मराठों ने कंपनी को बुरी तरह पराजित किया और बेबस होकर वो जो बम्बई के अधिकारी हैं उनको बड़गांव की संधि यहाँ पर करनी पड़ी। 1779 ईस्वी में यह संधि होती है, जिसके कुछ प्रावधान थे। 1773 ईस्वी के बाद कंपनी द्वारा मराठों के छीने गए क्षेत्र पुनः लौटाए गए। कंपनी ने यहाँ पर मराठा को युद्ध हर्जाना दिया और कंपनी राघोबा की सहायता यहाँ पर नहीं करेगी और राघोबा को पेंशन देकर उन्हें एक अलग क्षेत्र सौंप दिया जाता है। इस संधि के दौरान जो फार्मर व स्टीवर्ट जैसे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर मराठों के पास में बंधक रहते हैं। मराठे क्या करते हैं कि भाई जो युद्ध होता है बड़गांव का, उसमें कुछ प्रमुख अधिकारियों को ये बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक तुम हमारी शर्तें नहीं मानोगे तब तक हम इन बंधकों को छोड़ेंगे नहीं और आखिर में हम इनको मार डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अंग्रेज रहते हैं वह और भी झुकते हैं और यहाँ पर संधि करते हैं। अब इसके बाद में देखिए बड़गांव की संधि के विषय में हेस्टिंग्स कहता है कि इस संधि की शर्तें सुनकर मेरा सिर में से झुक जाता है, मेरा सिर में से झुक जाता है। तो यहाँ पर कौन कहता है ऐसा, हेस्टिंग्स कहता है, क्योंकि ये संधि थी ही अपमानजनक। अब बम्बई के अधिकारी जो कि अपनी मर्जी लगा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े मराठा साम्राज्य से वे अकेले निपट लेंगे और उसको समाप्त कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वो गलत होते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा सबक यहाँ पर सीखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए कि कंपनी की इस पराजय को देखते हुए वारेन ने मराठों के विरुद्ध गोडार्ड एवं पोफम के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजे। इससे मराठों की स्थिति युद्ध में कमजोर हो जाती है और गोडार्ड ने गुजरात पर जबकि पोफम ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे एक स्थान पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि एक ही स्थान पर आक्रमण करेंगे तो मराठे एकजुट रहेंगे और वह हमारे खिलाफ गोला फेंक देंगे। तो यहाँ पर ये क्या दिमाग लगाते हैं कि भैया कि हम दो अलग अलग स्थानों पर एकदम से आक्रमण करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी
और फिर ये बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि युद्ध में मराठों की स्थिति कमजोर होते देख महादजी सिंधिया मध्यस्थता से कंपनी और मराठों के बीच में मई 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी संधि देख चुके हैं? सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, और ये कौन सी संधि? यह है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। अब कंपनी के ने माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया और कंपनी ने राघोबा की सहायता न देने का वचन दिया। राघोबा को मराठों द्वारा 3.5 लाख की पेंशन दी गई और कंपनी व मराठों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। अब मराठों ने कंपनी के सालसेट और एलिफेंटा द्वीप तथा भड़ोच का पूरा राजस्व यहाँ पर प्रदान किया। अब यहाँ पर देखिए कि महादजी सिंधिया को नर्मदा नदी के पश्चिम में अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त हुए। पश्चिम में सिंधिया को नर्मदा नदी के पश्चिम में आगे क्षेत्र में पुनः बहुत बड़ा यहाँ पर प्राप्त होता है क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कि मराठे फ्रांसीसियों को अपने अधीन सेवा में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये शर्त इनकी मनवा लेते हैं क्योंकि इनकी विदेश नीति कुछ इस तरह से होती है। क्योंकि भाई अन्य यूरोपियों के संपर्क में आएंगे तो हो सकता है कि 10 रुपये का सामान उनको वहाँ पर 5 रुपये में मिल जाए, और ऐसा होगा तो फिर इनका व्यापार ठप हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सैनिक मदद लेकर मराठे अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुँचा दे। इसलिए ये अक्सर शासकों के साथ ऐसी शर्तें रखते थे। अब देखिए मराठे फ्रांसीसियों को अपने अधीन सेवा में नहीं रखेंगे। कंपनी ने महादजी सिंधिया को सालबाई की संधि के अंतर्गत एक स्वतंत्र शासक का दर्जा दिया। अब ये महादजी सिंधिया कौन है? तो महादजी सिंधिया भैया ग्वालियर के शासक। अब देखिए यहाँ पर इस संधि के साथ मराठा संघ महादजी सिंधिया का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। सालबाई की संधि का महत्व कंपनी के लिए इस रूप में है कि मराठों और कंपनी के बीच शांति बनी रही। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कंपनी दक्कन की एक बड़ी शक्ति मैसूर को जीत लेती है। तो यहाँ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आंग्ल मराठा युद्ध, तो दक्षिण में हम देख रहे हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा है और इस समय पर जो हैदर अली है वहाँ पर मारा जा चुका है। ठीक है। और टीपू सुल्तान यहाँ पर 1782 ईस्वी तक नया शासक बन चुका है। शायद 1784 में वो बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया दक्षिण में मैसूर राज्य को भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं कौन? अंग्रेज़। तो एक साथ यहाँ पर से बहुत सारे युद्ध अंग्रेज लड़ रहे हैं और कहीं जीत मिल रही है तो कहीं हार। लेकिन इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं वो कि मराठे इस संघर्ष में उलझ जाते हैं और वह मैसूर राज्य के साथ किसी भी प्रकार की संधि नहीं कर पाते हैं। अगर हो सकता था कि मैसूर और मराठे दोनों संधि कर लेते आपस में और दोनों मिल जाते तो फिर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ता इसी समय पर। अब इसके बाद में देखिए अब हम देखते हैं भैया यहाँ पर जो क्या क्या क्रम हुआ, क्या क्या हमने पढ़ा। तो यहाँ पर 1775 से 1782 ईस्वी तक यह युद्ध होता है और सूरत की संधि मार्च 1775 ईस्वी, अर्रास का युद्ध 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, तेलगांव का युद्ध जनवरी 1778, बड़गांव का युद्ध 1779, 79, गोडार गुजरात तथा पोफम जो अधिकारी ग्वालियर क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। महादजी सिंधिया यहाँ पर मध्यस्थता करते हैं। वो देखते हैं कि भाई अब मराठे हार जाएंगे तो अंग्रेज़ों के पास जाकर वह संधि का प्रस्ताव रखते हैं। और अंग्रेज़ भी अभी ज़्यादा उलझना नहीं चाहते थे क्योंकि मैसूर क्षेत्र में उन्हें सेना की आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेज़ भी यहीं पर किस्सा ख़त्म करते हैं और सालबाई की संधि हो जाती है। तो इसी के साथ में भैया हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समझा। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ ऐसे लोगों को अपने चारों ओर जुटाएं जो आपकी तरक्की में मदद कर पाएँ।
ऐसे लोग नहीं जो आपको पीछे खींचने का काम करें। अब ये मतलब नहीं है कि भैया आप एमए कर रहे हैं तो आपके आसपास वही लोग होना चाहिए जो एमए कर रहे हों। आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो वही लोग होना चाहिए कि जो नेट जेआरएफ कर रहे हों, ताकि उनसे जब भी बात हो तो आप उस टॉपिक पर बात करें। ऐसा नहीं है भाई, है ना। दोस्ती जो होती है वो लोड कम करने के लिए होती है, लोड बढ़ाने के लिए नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसे दोस्त आपको बताने हैं जो इस उम्र में भी आपके साथ बचपने वाली बातें करें, बहुत ही मज़े से रहें और नॉर्मल बिहेव करें। क्योंकि अक्सर इस उम्र में जब हम कॉलेज पीजी लेवल पर आ जाते हैं तो अक्सर ऐसे दोस्त हमको मिलते हैं जो अक्सर दिखावटी होते हैं और जिनकी एक नकली दुनिया क्रिएट होती है और जिसको हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, है ना। तो रियलिटी आपको पता रहनी चाहिए और ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए जो एक तो आपके लिए रियल बने रहे, ठीक है, और जिनके साथ में आपका बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल रहे और जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि आपको गलत आदतों में ढकेल कर पीछे खींचने का काम करे। तो भैया मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और मेरी लास्ट में कही हुई ये बातें आपको दोनों ही समझ में आई होंगी और आप दोनों ही अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और मैं चला सोने।